आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस लम्हे को तनाजुर में रखना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे तारीख लम्हे बार बार आए हैं जब मुल्क को धकेला गया है जमहूरियत से हटकर जबर की जानिब, मुल्क को धकेला गया है आइन और कानून से हटकर धौंस की जानिब। ये पहली बार नहीं हुआ। इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की ज़रूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी। 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है। हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ। सन 68 में 69 में अजीम शान अवामी तहरीक चली, उसके बाद एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क तो लख्त हो गया। तो ये बार बार हुआ है। 80 की दिहाई में कहा गया कि अब इस मुल्क में सही फलाई इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, पाकिस्तान के अवाम फलेंगे फूलेंगे। और क्या हुआ उसके बाद हम जानते हैं। कराची में बोरी बंद लाशों का बाजार लगा। हम जानते हैं मुल्क के हर खित्ते में खून की नदियां बहाई गई। यहाँ पे हर खित्ते से आने वाले मिलिटेंट इकट्ठे किए गए, कभी उन्हें मुजाहिद कहा गया, कभी उन्हें टेररिस्ट कहा गया, और आज दिन तक वो फसल जो थी उसको हम काट रहे हैं। इस खित्ते में खून है, बारूद है, असला है, लेकिन फला नहीं है। उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ का दौर, एक मॉडरेशन का ऐलान किया गया, कहा गया कि अब हम बैनुल अक़वामी माशी जो एक निज़ाम है उसका हिस्सा बन गए हैं, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी। और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक अस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को। तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की ज़रूरत है, जबर की ज़रूरत है, और हर बार ये मुल्क पहले से कमज़ोर छोड़ के गया जाबिर। तो आज हमें फिर वही सूरत नज़र आ रही है। रौनक है, एक नशा है ताकत का, एक लम्हे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है। देखिए, पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए। हमें यह कहा जाता है कि आप एक टोला हैं, शोर व गौगा तो आप बर्पा कर लेते हैं, लेकिन आप में मामलात की समझ नहीं है, इदराक नहीं है। आप देख नहीं सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान को किस बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मकालमा हो रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब रीख्त का शिकार है, वो टूट फूट का शिकार है। ये एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को एक नुमाया रोल हासिल था। इसमें मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ मामला करते थे, जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए दीगर इदारे वजूद में आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, और दीगर बहुत से, यूनिसेफ आया, उसके ज़रिए तरक्की की बात होती थी। एक मल्टीलैटरलिज्म का दौर था। अब आज ये हो रहा है कि वो तमाम निज़ाम जो है उसको मुनहदिम किया जा रहा है, और मुल्कों को ये कहा जा रहा है कि ताकतवर ममालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ दो। और दो बड़े ताकतवर मुल्क इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब चीन है। और अब हमें एक मामला करना है इन ममालिक के साथ। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे गामजन है, हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ हम कुछ ना कुछ मामला कर रहे हैं। चंद दिन कबल मोहित यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि इनेविटेबल है, ये नागुज़ीर है, उलमा आएगा जब हमें इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि हम उस लम्हे को मौखर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो लम्हा ना आए, उसको जितना हम दूर कर सकते हैं हम करते रहें। ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, हमें इस पर गामजन रहना चाहिए, लेकिन इस तमाम पॉलिसी के पीछे क्या अवाम की ताईद है? क्या अवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है? अगर उनके सूबे में कत्ल गारत होती है, उनके सूबे में ड्रोन हमले होते हैं, शादियों में वलीमों में लोग मारे जाते हैं, जहाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं, अगर उनके सूबे में मादनियात के हवाले से कोई मायदे होते हैं, तो ये किस निज़ाम का हिस्सा है? इसी तरह माशी तरक्की के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं इस मुल्क में अपनाए गए और दुनिया पूरी में अपनाए गए। एक मॉडल ये था कि जो मार्केट है उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो,
सेठ जो है वो सबसे बेहतर जानता है कि क्या करना है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, नहीं लगानी, पैसा मुल्क में रखना है, नहीं रखना, दुबई ले जाना है, कहीं और ले जाना है, ये सेठ पे छोड़ दो। रियासत को बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए, ये एक नज़रिया रहा है। और आज शायद इसी नज़रिए का मैं समझता हूँ दौरा है पाकिस्तान के अंदर भी। दूसरा नज़रिया ये रहा कि नहीं, हमारे जैसे ममालिक में रियासत का एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है, रियासत को तालीम भी देनी है, रियासत को लोगों को सेहत भी देनी है। और इन दो नज़रियात के दरमियान एक जंग इस मुल्क में चलती रही है, और ये जंग कभी एक तरफ गई है, कभी दूसरी जानिब गई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को दोनों मकालमों में कभी कुछ नहीं मिला। आज सूरत हाल ये है कि 15 साल की उम्र के जो हमारे बच्चे हैं, उनमें से 40 से 50% किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। हमारे 15 साल के बच्चों में 40% ऐसे हैं जिनका दिमाग और जिस्म उनकी उम्र के एतबार से सिकुड़े हुए हैं। ये दुनिया में बुलंद तरीन सतह है स्टंटिंग की। तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है क्या जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर? अगर जबर और धौंस से तरक्की होना होती तो वो अयूब खान के दौर में हो गई होती, वो याहिया खान के दौर में हो गई होती, वो ज़ियाउल हक के दौर में हो गई होती, या मुशर्रफ के दौर में हो गई होती। हर बार ये हुआ कि अशराफिया अमीर से अमीर तर हुई और अवाम गरीब से गरीब तर हुए। आज जहां हम खड़े हैं, एक बड़े मकालमे की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम को शामिल करने की ज़रूरत है इस मकालमे में, वरना नतीजा वही होगा जो 1960 में हुआ, या 70 में हुआ, या 80 में हुआ, या 88 में हुआ, या 90 और 2000 की दहाइयों में हुआ। कोई तब्दीली नहीं होगी और हम पीछे जाएंगे। आज ऐसा हमला किया गया है इस मुल्क में आइन और कानून पर जिसकी मिसाल किसी मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में भी नहीं मिलती। जिस तरह अदलिया को सरनिगूं किया गया है, जिस तरह जजों के ऊपर तलवार लटकाई गई है, किसी भी हाई कोर्ट के जज को उठाकर आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में फेंक सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से खाइफ थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम कर दिया, उसको एक जेली अदालत बना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की बात करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बूट में बैठा अफसर सिविलियन की ट्रायल नहीं कर सकता, उसको सजा नहीं दे सकता। ये पूरी दुनिया का मुत्तफिका फैसला है। पाकिस्तान आज वाहिद मुल्क है जहां एक आइन है जो अदलिया की बात करता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, जिसमें सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतें कर सकती हैं। कोई और मुल्क ऐसा नहीं करता, अफ्रीका का कोई मुल्क ऐसा नहीं करता, लातीनी अमरीका का कोई मुल्क ये नहीं करता। उन मुल्कों में भी शोरिश है, उन मुल्कों में भी दहशतगर्दी है, लेकिन कुछ उसूल हैं जो पूरी दुनिया ने अपना लिए हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से पीछे खड़ा है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कर सकते, आपका आइन तो हुर्मत इंसान की बात करता है, आपका आइन एक आज़ाद अदलिया की बात करता है, कैसे एक अफसर आज़ाद अदलिया का नेमुल बदल हो सकता है? वो एक मातहत अफसर है, जब उसके बाला अफसर कह चुके हैं कि इनको सजा देनी है तो उसकी क्या मजाल कि वो इनको सजा ना दे। हम सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने वोट डाला था, पीटीआई के लिए वोट डाला था, इमरान खान के लिए वोट डाला था, उस वोट के तकद्दुस का कुछ तो ख्याल करो। हमसे 100 सीटें छीन ली गई, लेकिन जो छोड़ी हैं उनके तनासब से हमें रिजर्व सीट्स ख्वातीन की और अकलियतों की, गैर मुस्लिम दोस्तों की तो दो, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नशिस्तें हमें दी। उसकी पादाश में सुप्रीम कोर्ट को एक जेली अदालत बना दिया गया। 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई। आज इस मुल्क में एक जुबाबंदी का आलम है। आप में से कोई भी खुल के बात नहीं कर सकता, बात करेगा तो पीका के कवानीन हैं, जीआईटीज बनेंगी, आपको 10 साल सजा हो जाएगी। आज ईमान हाजिर मजारी और हादी उनके अली उनके मियाँ हमारे सामने एक मिसाल है। वो वकला हैं जो हक की बात करते हैं, जो मजलूम के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये पूरे माशरे को इशारा है कि तुम सब महकूम हो, तुम्हारी जुबान हमारे काबू में है, तुम्हारा जहन हमारे काबू में है। अगर अपने जहन को आवाज दोगे अपनी जुबान के जरिए तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे और एक काल कोठरी में डालेंगे। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या यह था अल्लामा इकबाल का ख्वाब? क्या यह था कायद आज़म का नजरिया? कायद आज़म की 20 तकारीर हैं। आज हम जिना हाउस की ताजीम के लिए खड़े होते हैं। क्या उस जिना की किसी तकरीर को हमने याद रखा? बारहा कायद आज़म ने यह कहा जब वो हमारे अस्करी इदारों का दौरा करते थे, क्या आप अपने हल्फ के तहत पाबंद हैं? क्या आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे?
آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے، آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے۔ بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی۔ ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دور دورہ ہو جائے، جبر کا دور دورہ ہو جائے۔ تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ بھی ایک مذاقہ خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے، ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے۔ 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا۔ اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا۔ آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا۔ تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے۔ پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے، تو اس کی وجہ ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سحر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکیں۔ وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے۔ چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ کیا ہے ترقی اگر آپ کو، آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سخت رکھتا ہے، کون بے نیاز ہے عہدے سے، کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے، نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے۔ آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ۔ دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے۔ آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے۔